तो अब स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली, अब इसके ऊपर क्वेश्चन, पहले पढ़ ही लेते हैं। आगे लिख लो स्टैंडिंग वेव ऑन अ क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने क्लैम्प कर रखा है, यानी कि बांध रखा है बोथ एंड्स पे, तो उसमें स्टैंडिंग वेव कैसे क्रिएट हो सकती है। तो होता क्या है, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क बेसिकली यूज किया जाता है इस स्ट्रिंग को हिट करने के लिए। जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क से एक स्ट्रिंग को हिट करते हो तो वो किसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर सकती है। अगर स्ट्रिंग के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। समझे? तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है? when frequency of tuning fork and string is same। दो टर्म यूज करी जाती है, एक बोला जाता है फाइलिंग और एक बोला जाता है वैक्सिंग। अगर ट्यूनिंग फोर्क को फाइल किया जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है? बोलिए, किसी को भी नहीं मालूम? स्कूल में तो कराया होगा ना, या फिर करता कौन है? मैं तो कभी स्कूल गया नहीं तो मैंने नहीं किया। तुम लोग तो स्कूल जाते, तुमने भी नहीं किया। करता कौन है ये एक्सपेरिमेंट? नहीं जाता, कोई तो जाता होगा। सुब्रमण्यम, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम स्कूल जाते हो। कोई नहीं गया? चलिए, फाइलिंग का मतलब क्या होता है? फिलिंग होता है। स्कूल नहीं गए, वो दुनिया में तो जी रहे हो। किसना फाइलिंग देखा है? मेल को फाइल करते हैं लोग, लोग मतलब लड़कियां, कुछ लड़के भी करते हैं, है ना? तो फाइलिंग यानी कि घिसना। आप सोचो इसके जो प्रोंग्स हैं, देखो नया शब्द क्या है प्रोंग्स, इसी में। हाँ, जो और फॉर्क, हाँ। तो जो ऊपर वाले प्रोंग्स हैं उनको अगर आप फाइल करोगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। जबकि उसके ऊपर अगर आप वैक्स पुट कर दोगे तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी में ये जो आपने दोनों एंड पे स्ट्रिंग को बांध दिया है, ये ऑसिलेट करेगी तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी में कैसे ऑसिलेट कर सकती है? इस कोने पे क्या बन सकता है, नोड या एंटी नोड? क्या हमेशा ही नोड बन सकता है? और इस पर क्योंकि ये क्लैम्प्ड है, तो अब किस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर सकती है? सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी। नहीं, जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेट ही नहीं हुई। किसमें कर सकती है? शेप कैसा बन सकता है? एक सोच के देखो, जैसे बंधी हुई है रस्सी, अगर मैं इसे बीच में पकड़ के ऐसे नीचे खींचूं, देखा है क्या तुमने ऐसे?
नीचे ऊपर दोनों एक साथ कैसे खींचोगे? एक रस्सी है, अपन नहीं करते ऐसे। सोचो रबर बैंड है, सबने किया होगा जीवन में, इसको ऐसे खींचा, यहां तक लाए और छोड़ दिया, क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, और क्या इसी तरह से ऑसिलेट होता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही है सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जिसमें ये ऑसिलेट हो सकती है। समझ आया? अगर ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है और लेंथ है एल ऑफ द स्ट्रिंग, तो क्या लेंथ और लैम्डा में आप एक रिलेशन बता सकते हो? मैं लिख लेता हूं, फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकता हूं? एल ये इक्वल किसके है? दिख रहा है क्या सबको? ये पूरा लैम्डा होता है, तो एक लोब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? लैम्डा बाय 2 होती है। तो लैम्डा आपको मिल गया कितना? 12। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है? वी बाय लैम्डा। वी क्या होता है? अंडर रूट टी बाय म्यू। ये सब प्रीवियस नॉलेज है, ये सब आना चाहिए, है ना? बाय लैम्डा की वैल्यू 12। समझ आया? या सिंपली वी बाय 12। ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है, इसे एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। जो होता है एग्जाम में वो हार्मोनिक और ओवरटोन में ही होता है, तो इसे ध्यान से समझना। इसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। कोई दिक्कत? इससे अगली फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन की हो सकती है वो कैसी दिखेगी, ये सोचने की कोशिश करो। ऐसा हो जाना चाहिए। और जब ये ऑसिलेट करेंगे क्या ये पॉइंट मूव करेगा? तो अभी तक क्या था? सिर्फ कोनों पर नोड थे। अगले में हमने क्या किया? इसके बीच में एक नोड क्रिएट कर दिया। तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और राइट वाला पोर्शन इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। याद बस ये रखना है, लेफ्ट वाला पोर्शन अगर ऊपर है तो राइट वाला पोर्शन कहाँ होगा? इससे एक चीज हमें समझ आती है कि कभी भी स्टैंडिंग वेव अगर ऑसिलेट कर रही है तो एडजेसेंट लोब्स के अंदर जो पार्टिकल है क्या वो सेम फेज में होते हैं? वो आउट ऑफ फेज होते हैं। ये राइट मोस्ट एक्सट्रीम पर है अगर, तो ये लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पर है। एसएचएम याद करना पड़ेगा। याद है? कोई अगर यहाँ है माइनस ए पर और एक पार्टिकल प्लस ए पर है, फेजर में अगर ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? एक पार्टिकल यहाँ और एक यहाँ, तो इनके बीच का फेज एंगल कितना है? पाई। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? एडजेसेंट लोब्स आर आउट ऑफ फेज, आर आउट ऑफ फेज, यानी कि उनका फेज डिफरेंस ये है पाई। जबकि ऑल्टरनेट लोब्स का क्या हो जाएगा? सोच के देखो अगला वाला कैसे आएगा? आर, उसे क्या कहा जाता है? इन फेज, यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है? 0। फेजर एसएचएम में नहीं सीखा क्या? तो वही तो, एक पार्टिकल अगर इस लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पर है तो फेजर में कहाँ आएगा? यहाँ पर। एक राइट वाले एक्सट्रीम पर है तो फेजर में कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये वाले पार्टिकल अपने अपर एक्सट्रीम पर हैं और ये वाले पार्टिकल अपने लोअर एक्सट्रीम पर हैं। बीच में मीन पोजीशन है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं? हाँ भाई, ये देखो ऐसे हाथ है, ये ऐसे नीचे आता है सीधा होता है, फिर ऐसे नीचे जाता होगा, फिर ऐसे ऊपर आके सीधा होता है। रस्सी देखी है ना? ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती है कि नहीं? तो सब एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं और सब एक साथ एक्सट्रीम पे होते हैं, ऑल्दो सभी का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो सबका टाइम पीरियड सेम। समझ आ रहा है? क्योंकि ओमेगा सेम। हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे जो लेंथ एल है उसे आप क्या लिख सकते हो? तो आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? वी बाय एल, या 2v/2l, या 2f0, फंडामेंटल का डबल। दिख रहा है कि नहीं? तो इसे कहा जाता है सेकेंड हार्मोनिक। क्यों सेकेंड हार्मोनिक बोला गया? क्योंकि फंडामेंटल का 2 टाइम्स। तो हार्मोनिक का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल।
nth हार्मोनिक का मतलब nth मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जनरल अगर मैं लिखना चाह रहा होता यहाँ पे तो क्या लिख सकता था, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी NV/2L। समझ आ रहा है? अच्छा, इस सेकेंड हार्मोनिक को कहा जाता है फर्स्ट ओवरटोन, नाम दिया गया फर्स्ट ओवरटोन। तो जनरल अगर मैंने ये लिख लिया है NV/2L, तो बता सकते हो ये फंडामेंटल का कौन सा मल्टीपल है? अरे राम भाई, फंडामेंटल क्या थी? V/2L, उसका कौन सा मल्टीपल है? तो ये है nth हार्मोनिक, और दोनों एंड पे बंद होता है। तो देखो सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है, इसका मतलब ये कौन सा ओवरटोन है? याद रखना, कभी भी कैसी भी स्ट्रिंग हो, चाहे कैसा भी ऑर्गन पाइप हो, सारे हार्मोनिक मिले ऐसा जरूरी नहीं, सारे ओवरटोन जरूर मिलने चाहिए। ओवरटोन आपको यही बताता है कि इस फ्रीक्वेंसी के बाद अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी मिलेगी। तो हमेशा एक फ्रीक्वेंसी मिली है तो फिर दूसरी ही मिलेगी, फिर तीसरी ही मिलेगी, फिर चौथी मिलेगी। समझ आ रहा है? लेकिन वो दूसरी, तीसरी और चौथी कौन सा मल्टीपल है एफ नॉट का, वो डिपेंड कर सकता है केस टू केस। तो याद रखना, ओवरटोन कभी स्किप नहीं होते, हार्मोनिक स्किप होंगे, जैसे कि हम आगे देखेंगे। हार्मोनिक का मतलब समझ आया? कौन सा मल्टीपल है फंडामेंटल का। ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल के बाद। समझ आ रहा है? जैसे फर्स्ट ओवरटोन का मतलब पहली फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल के बाद आपको मिलेगी। सेकंड ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल के बाद सेकंड फ्रीक्वेंसी कौन सी आपको मिलेगी। क्लियर हुआ? चलो, बस इतना ही है इसको। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग अगर एक एंड पे क्लैम्प्ड हो, स्ट्रिंग क्लैम्प एट वन एंड, ये आप खुद से बता सकते हो। देखो, अगर एक एंड पे रस्सी बंधी हुई है तो इस तरह की रस्सी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी में कैसे ऑसिलेट कर सकती है? यहाँ क्या बनना चाहिए और यहाँ क्या बनना चाहिए, क्योंकि ये ओपन है। समझ आ रहा है? ओपन वाली चीज पे कभी भी नोड नहीं बनेगा, तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वही है, ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करती रहे। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, सबको क्लियर होता है कि नहीं? ये याद रखा करो दिमाग में। तो यहां से यहां की डिस्टेंस चाहिए ना, λ/4। अब बस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/λ, यानी V/L को लिख दूंगा λ/4, तो लैम्डा हो जाएगा 4L। तो V/4L, और इसी को कहते हैं एफ नॉट, यानी ये इसकी हो गई क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? इसका अगला जो आपको मिल सकता है वो बताने की कोशिश करो। क्या कर सकते हो अगला? यहाँ होना चाहिए नोड, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नोड नहीं बन सकता है ना, एक और नोड बीच में इंट्रोड्यूस कर दो, तो कैसी सिचुएशन होगी, कुछ इस तरह की। अब ये पूरी चीज ऐसे ऊपर जाएगी और ये पूरी चीज नीचे आएगी। मैंने कई बच्चों को ऐसे सोचते देखा कि दो रस्सियां हैं जो आपस में ऊपर नीचे ऑसिलेट होती हैं, ऐसा तो नहीं सोचा, रस्सी एक ही है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल हमारे पास, ये 3λ/4 है हमारे पास। मैं लिख दूंगा एल होना चाहिए 3λ/4, या लैम्डा होना चाहिए 4L/3। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 3V/4L, या ऐसे में लिख सकता हूँ 3F0। 3F0 से आपको क्या समझ आया, कौन सा मल्टीपल है फंडामेंटल का? तो ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक का है नहीं है। सारे हार्मोनिक मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर सारे ओवरटोन जरूर मिलेंगे। फंडामेंटल के बाद कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी है ये, पहली है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। समझ आया? तो जनरल क्या लिख सकता हूँ, जनरल अगर मैं लिख रहा हूं तो बताओ किसके लिए लिखूं, ओवरटोन के लिए या हार्मोनिक के लिए? तो जनरलाइज किसके लिए कर पाएंगे हम, ओवरटोन के लिए। क्या लिख सकते हैं हम, सोच के देखो, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, 2n+1 V/4L। समझ आया? कौन सा ओवरटोन है ये,
समझ आ रहा है? यहीं लौट जाते हैं लोग, दिक्कत हो रही है तो बोलो। देखो n को 1 रखो 3v/4l, n को 2 रखो 5v/4l। समझ आ रहा है? फोर टर्म तो सारे मिलने हैं, इसलिए n को जनरल रख दिया। ये हार्मोनिक कौन सा है? ये देख रहा है कौन सा मल्टीपल है v/4l का? तो ये है 2n + 1 है हार्मोनिक। यस। तो कोई डाउट? हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही तो था। डाउट क्या था तुम लोगों को? एक टर्म और आ जाती है जिसे कहते हैं बीट्स। क्या मतलब होता है बीट्स का? अगर आपको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को कहा जाता है बीट। इतनी सी बात है बस। समझ आया? अगर एक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी f2 है, तो बीट किसे कह दिया जाता है? f1 - f2 के मॉड को। समझ आया? इसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि टू स्ट्रिंग्स A and B of same material having tension T1 and T2 is
दो स्ट्रिंग है ए और बी, जिनमें टेंशन T1 और T2 है, सेम मटेरियल के बने हैं। वो एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज की बीट प्रोड्यूस कर रहे थे दोनों ही। अब क्या किया, T1 को इंक्रीज किया गया है, जिससे बीट फ्रीक्वेंसी ए और बी की हो जाती है 12 और 10। तो आपको बताना है कि उनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या थी टेंशन बदलने से पहले, ए और बी की। टेंशन बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। बी क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू। हाँ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अरे एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, दोनों में डिफरेंस है तो दोनों में बीट है। मॉड्यूल अगर सॉल्व नहीं किया होगा तो इसको सॉल्व कर लेना जाके, स्ट्रिंग वेव स्टैंडिंग वेव पोर्शन का, तो समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है। फॉर्मूले बस वही है, ओवरटोन और हार्मोनिक, उनका ध्यान रखना है। कई सारे सवाल आते हैं, जैसे इसका थर्ड हार्मोनिक उसके फोर्थ ओवरटोन के साथ रेजोनेंस में है, तो बताओ, कुछ कुछ पूछ लेंगे। तो क्या करना है, बस फॉर्मूला इक्वेट करना है। ये तो बड़ा ही सिंपल है, अब तक तो हो जाना चाहिए। अच्छा पहले बताओ, दोनों स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी सेम होगी या अलग अलग होगी? टेंशन अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग मान लेते हैं। अब 500 के साथ 10 की बीट प्रोड्यूस करते हुए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है? 490 हर्ट्ज हो सकती है और 510 हर्ट्ज हो सकती है। समझ आ रहा है? अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने T1 को इंक्रीज किया। T1 इंक्रीज करने से क्या ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी? समझ आ रहा है? T1 अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बढ़ने से सेपरेशन या बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, बढ़ी है घट गई? बढ़ गई ए के लिए। सोच के देखो, 490 होता और यहां से कुछ बढ़ता तो घटती कि नहीं घटती? जबकि इससे अगर बढ़ाओगे तो 512 अगर हो जाए तो 12 की बीट आ जाएगी कि नहीं? तो ये ए है और ये भी है। 510 फ्रीक्वेंसी थी ए की और 490 फ्रीक्वेंसी थी बी की। इसी पे वो सवाल आते हैं फाइलिंग वाले और वैक्स वाले। मान लो दो स्ट्रिंग है जो एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में है, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। सेम क्वेश्चन देता हूं मैं। इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि टेंशन ना बदल के हमने फाइलिंग की और ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 8 हर्ट्ज और बी की हो गई 12 हर्ट्ज, ये मान लो, तो अब क्या कहोगे? समझ आ रहा है? फाइलिंग करने से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बस कम होगी। तो दो स्ट्रिंग की तो फिक्स है, तो जिनका सेपरेशन कम हो जाए उनकी बीट कम हो गई तो बढ़ गई दूसरी वाली। ऐसे पहचानने वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हो रहा है या कराऊं एक और? बोलो। फिर वो स्टेप मतलब पूरा ही जानना है ना बेटा। और तो उससे पहले तो मैंने ये बनाया था ट्यूनिंग फॉर्क और लिखा था नीचे 500। उसका दो पॉसिबिलिटी आ गई ना, 490 और 510। क्या समझ नहीं आया? वो तो मैं समझ गया तुम्हें क्या समझ नहीं आया। तुम सुन रहे थे उस समय, ध्यान था तुम्हारा पूरा?
नहीं समझ आया? अब कैसे आएगा? अब भी तो सुन ही रहे हो, ध्यान है पूरा। क्या बदलूंगा मैं? कुछ नहीं। तुम्हें फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला पता है स्ट्रिंग के ऊपर? मैंने तुम्हारी समस्या तुमको ना 6 महीने पहले बताई थी कि तुम्हारे साथ समस्या क्या है। क्या बताई थी बताओ? फॉर्मूले याद नहीं है तुमको, और तुम क्या कर रहे हो? हाथ पांव मारे। जिस आदमी में तैरना नहीं आता बार बार तालाब में कूदता है कि मैं तो सीख के ही निकलूंगा, बार बार डूबोगे भाई। एक आदमी ने कहा है कि फॉर्मूला रट लो। अगली बार ऐसे आओ ना कि मैं जब ये पॉइंट उठाऊं तो तुम्हारे मुंह से फॉर्मूला तो निकल जाए, तो मेरे पे कहने के लिए वो तो नहीं रहेगा कम से कम। एक ही चीज कितनी बार बोलेगा आदमी? ये लो, कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, 10 बार बताने के बाद क्या होगा? अब ध्यान ही नहीं दे रहे। ये फॉर्मूला होता है। अब टेंशन बढ़ाने से क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ठीक है, आज जो याद किया, V/2L या V/4L, यानी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है V के, ये तो समझ आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब सोच के देखो, एक 490 था, एक 510 था। अगर 490 से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ाएंगे तो 500 से डिफरेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि 510 से अगर आप बढ़ाओगे तो 500 और जो नया आएगा उनका डिफरेंस बढ़ जाएगा या कम होगा? और यहाँ क्या बोला है? ए का बीट 10 था पहले, अब हो गया है 12, यानी बढ़ गया। तो ए कौन सा होना चाहिए? समझा? तो कैसे समझ आएगा? उसके लिए ये आना चाहिए, उसके लिए ये पता होना चाहिए। समझ रहे? तब समझ आएगा। लगे हाथ में वो भी बता देता हूँ, साउंड वेव्स में जो आता है। बाकी क्वेश्चन तो मॉड्यूल से ही करना चाहोगे तो एक दिन डिस्कशन रख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए, है ना? तो साउंड वेव में सिमिलरली स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए, अब साउंड वेव में स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? कैसी वेव है साउंड? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल। होता क्या है, हमारे पास ऑर्गन पाइप्स होते हैं। जब भी बेसिकली साउंड का मीडियम चेंज होता है तो वहां पर इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है ना? बेसिकली रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वाली बात आती है। इसके लिए स्ट्रिंग में जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन है वो ढंग से समझना जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं दो तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं, जैसे वहां पे हमने दो तरह की स्ट्रिंग ली, दोनों तरफ बंधी हुई, एक तरफ बंधी हुई। साउंड के अंदर हम क्या करते हैं? ऑर्गन पाइप्स लेते हैं। ऑर्गन पाइप बेसिकली ट्यूब होते हैं, ठीक है? तो जो दोनों एंड से ओपन होता है उसे कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। और जो, मुझे उम्मीद थी तुम कहोगे दोनों साइड से क्लोज होता है। दोनों साइड से क्लोज होता है उसमें कुछ नहीं होता। जो एक साइड से क्लोज होता है उसे कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या साउंड वेव का दो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है और बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेव और एक प्रेशर वेव। कोई आइडिया नहीं है ना? पूरा पढ़ाने में तो बहुत टाइम लगेगा। बात यह, आप बस इतना याद रखो, जो डिस्प्लेसमेंट वेव आती है, देखो 90% क्वेश्चंस ना मॉड्यूल में हो जाएंगे बिना ये सब जाने जो इससे पहले पढ़ाया जाता है। सिर्फ इसी पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मेजर पोर्शन। मेरे टाइम पे जेई में 8 मार्क्स का मैच का कॉलम आया था इसको। तो सब पता है कि पूछा तो साउंड क्या है, ट्रांसफर का लॉन्गिट्यूड। देखना 2011 का मैच का कॉलम दिखेगा, बहुत आसान था। तो इतना सब पढ़ा था, उसके बाद ये आया, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। क्या है यार ये? तो होता क्या है कि बेसिकली जहां पर प्रेशर का नोड होता है वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है, और जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहां पे प्रेशर का। ये चीज बस याद रखो, डिस्प्लेसमेंट नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड इज प्रेशर एंटी नोड, एंटी नोड। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो यूज हो सकते हैं फॉर्मूला, वो ये वाला यूज होता है।
प्रेशर वेव भी एसएचएम करती है और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का तो होता ही एसएचएम में। तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड अगर एस नॉट है, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, तो प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डेल्टा पी नॉट होता है। समझ आ रहा है? याद आ रहा हो कुछ कुछ? रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। तो होता क्या है ना, हर जगह पे प्रेशर बढ़ता घटता है, तो प्रेशर का भी क्या हो रहा होता है, एसएचएम हो रहा होता है। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पी एटीएम है, तो बताओ कंप्रेशन के टाइम पे प्रेशर क्या हो जाता होगा, पी एटीएम प्लस डेल्टा पी नॉट। रेयर फ्रैक्शन के टाइम पी एटीएम माइनस डेल्टा पी नॉट। समझ आ रहा है? यहाँ बी क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस, और ये तो आप जानते हो वेव नंबर। तो कई बार इनके रिलेशन पे ही सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाता है कि ये अगर ये है तो बताओ प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जहां प्रेशर का नोड है वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड। अब ज्यादा बेटर क्या होता है, आप डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो यहाँ पे बाउंड्री क्या है, यहाँ पे बाउंड्री जो है वो यहाँ एंड पर है। तो बताओ यहाँ जो उसका प्रेशर का क्या होना चाहिए, सॉरी उसका डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए, नोड या एंटी नोड? यहाँ जो पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट कर सकता है या नहीं कर सकता, फ्री है कि नहीं है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? यहाँ भी कर सकता है, यहाँ पे पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। तो ये हमेशा क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट नोड, यानी ये प्रेशर का क्या है, एंटी नोड। तो अब सोचो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी इसके लिए जो बना सकते हो वो कैसी बनेगी। अच्छा वेव वैसी बना देते हैं जैसे समझने के लिए। तो बताओ यहाँ एंटी नोड चाहिए, यहाँ एंटी नोड चाहिए, बीच में नोड तो आना ही पड़ेगा, डायरेक्ट एंटी नोड से एंटी नोड तो होता नहीं है, तो ऐसे बना लेते। समझ आ रहा है? तो अब ये लेंथ अगर एल है तो किसके इक्वल हो रहा है, ये नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2। एल इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा आ गया 2l। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v बाय, इसे कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ आया? जबकि इसके लिए अगर कहा जाए यहाँ एंटी नोड यहाँ नोड, कैसे बन सकता है? तो यहाँ पे l इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4l, एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यह है इसकी फंडामेंटल। समझ आ रहा है? ये दोनों के फर्स्ट हार्मोनिक है, हार्मोनिक फंडामेंटल का पहला मल्टीपल यही है ना। अब मुझे बताओ अगला जो इसमें मिलेगा वो कौन सा मिल सकता है, बोलो। एल इज इक्वल टू लैम्डा, नहीं समझ आ रहा कुछ लोगों को। अब दो नोट बना दो बीच में, तो ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये किसके जैसा लग रहा है, स्ट्रिंग क्लोज्ड एट, स्ट्रिंग क्लोज्ड एट ओपन एंड, बोथ एंड। अरे याद आ रहा है भाई, ये सेम रिजल्ट तो आया था उसमें, कहाँ गया, जो दोनों एंड पे बंधी हुई थी, एफ नॉट आया था, फिर 2 एफ नॉट आया था। तो बस आपको जनरल क्या याद रखना है, इसमें सिंपली हो जाएगा 2 एफ नॉट, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक, बस एग्जैक्टली सिमिलर टू स्ट्रिंग क्लैम्ड एट बोथ एंड। फॉर्मूला वापस से नहीं लिख रहा मैं, वो सेम फॉर्मूला है, वो सेम पूरी थ्योरी है, वो सेम ओवरटोन वाला कॉन्सेप्ट है, सब कुछ जैसे ये दोनों पे खुला हुआ है वो दोनों पे बंद रहता है, इस तरह से याद रख सकते हो, है ना। डेरिवेशन है पूरा, ये बी के एस नॉट वाला, हाँ नोट्स में होगा, देख लेना। ये देखो, तो ये क्लैप्ड एट बोथ एंड्स वाला हो गया, कोई दिक्कत है? तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, सेम क्वेश्चंस आएंगे, ट्यूनिंग फोर्क से हिट करेंगे, अब रेजोनेंस हो रहा है, वही सब चीजें कर सकते हो। ये कौन सा हो जाएगा, क्लोज्ड एट वन एंड। इसमें सिर्फ कौन मिलता है, हार्मोनिक्स।
नहीं, ओवरटोन तो सब में ही सारे मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ जो ऑर्गन पाइप एक साइड से खुला हुआ है, क्या उसमें सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं? सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। एफ, हाँ हाँ, F0, 3 F0, 5 F0, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। समझ आया? क्या हो गया तुम्हारा भाई? अरे तो मैंने बोला ऑड मिलेंगे तो मेरे नहीं मिलेंगे। अब इसमें एक चीज जो रहती है वो रह जाती है एंड करेक्शन। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एंड करेक्शन के ऊपर। उसका कारण क्या है? उसका कारण बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो कभी ये दिक्कत नहीं होगी। रटोगे फॉर्मूला तो दिक्कत हो सकती है। एंड करेक्शन का मतलब ये है आपने ऐसा माना कि एग्जैक्टली यहाँ पे नोड बनेगा, पर ऐसा होता नहीं है। मान लो एक साइड से मैं बंद कर दूं, यहाँ तो चलो नोड बन जाता है, पर एंटी नोड एग्जैक्टली यहाँ नहीं बनता, वो थोड़ा सा बाहर जाके बनता है। समझ आया? तो ऐसा होने की वजह से जो आप ले लेते थे λ/4 इज इक्वल टू एल, अब क्या वो लिख सकते हो आप, ये एल है और ये लेंथ λ/4 है। तो ये है एंड में एक्स्ट्रा जो आपने मिस कर दिया, इसी को कहते हैं एंड करेक्शन ई। समझ आ रहा है? तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? λ/4 इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो जनरल फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा वो बन जाएगा 2n+1 v/4 l+e। समझ आया? कोई दिक्कत? कौन सा हार्मोनिक है? 2n+1 है, दिख रहा है नहीं मल्टीपल? और ओवरटोन क्या तो पर, अरे सिंपल तो है, n है तो ओवरटोन। सिमिलरली अगर दोनों साइड से खुला होता अगर, तो अब कितने एंड करेक्शन आते? दो एंड पे करेक्शन आता। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता? nv/2। एंड करेक्शन की वैल्यू होती है 0.6 आर। आर जहां पे होता है रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। एक्सपेरिमेंटल है। इसकी, हाँ क्यों नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंटल में नहीं हो सकती। मोटा पाइप ले लो तो बड़ी रेडियस, करते करते नहीं चेंज कर क्या? तो जेई सिलेबस के बाहर चला जाएगा, खून निकल। अरे समझ आ रहा है, एंड करेक्शन से डरने की तो कोई बात है नहीं, सिर्फ लेंथ में इंक्लूड करना है उसको, है ना? कोई दिक्कत? सिमिलरली एक होता है रेजोनेंस कॉलम या रेजोनेंस ट्यूब, देखा है? सुना है? कैसे करते हैं उसके क्वेश्चन? बोलो। तो होता क्या है, इसके अंदर एक ट्यूब लिया जाता है, ठीक है ना? और इस ट्यूब में क्या होता है, पानी भरा होता है। तो यहाँ मार्किंग होती है 0, कुछ कुछ लेंथ की 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक पाइप होता है, ठीक है? अब ऐसा सोच के देखो, अगर मैं ट्यूनिंग फोर्क से इसे हिट करूं, अगर ये ऊपर तक भरा हुआ है तो कुछ नहीं है, तो अपने पानी के लेवल को थोड़ा सा नीचे ले आओ। अगर पानी का लेवल यहाँ तक है और अब आप ट्यूनिंग फोर्क से हिट कर रहे हो और आपको एकदम क्लियर साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने का मतलब इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और यहाँ जो वेव क्रिएट होगी, बताओ कैसे ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा? ओपन या क्लोज्ड? एक, हाँ क्लोज्ड। एक तरफ से यहाँ पे नोड बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एंटी। तो क्वेश्चन कैसे देते हैं वो कहते हैं कि पहले हमने हिट किया ट्यूनिंग फोर्क से, रेजोनेंस आया, फिर हमने पानी का लेवल धीरे धीरे घटाते जाते हैं। जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं, क्लियर साउंड सुनाई दी, यहाँ पे जो रीडिंग है वो ले ली, क्या यही हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्यूब? फिर पानी को और घटाते गए तो फिर से डिस्टॉर्टेड साउंड आता है, फिर दोबारा जो अगला क्लियर साउंड आता है उस रीडिंग को ले लेते हैं। तो इस तरह का डेटा दिया रहता है। तो आपको करना क्या है, बस लेंथ ऑफ द कॉलम लेनी है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। समझ आ रहा है? अगर मेरे पे क्वेश्चन है तो एक मैं करा देता हूँ बस। हम्म, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, एंड कनेक्शन यूज करना है या नहीं करना।
चलो एक आध सवाल करना चाहते हो? कितना टाइम बाकी है उसमें? तो एक ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका फर्स्ट ओवरटोन और एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसका फर्स्ट ओवरटोन। इनका बीट फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2.2 हर्ट्ज। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 110 हर्ट्ज। तो आपको बतानी है लेंथ ऑफ ट्यूब। फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब। अच्छा क्वेश्चन आ गया, रैंडमली उठाया था मैंने, दुखी मत होना। दोनों की लेंथ अलग है ऑब्वियसली। क्लोज वाले की नहीं दिया क्या क्वेश्चन में? तब तो लिखा नहीं था, देख लेता हूँ मैं। तीन सौ तीस। सही है। सर क्लोज का 0.7 मीटर। सही है। फोर बाई थ्री नहीं, फंडामेंटल का दिया है ना, फर्स्ट ओवरटोन का थोड़ी दिया, क्लोज्ड का एफ नॉट दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाले से कंपेयर करना, V नॉट बाय 4L से वर्किंग फ्रीक्वेंसी। समझा? फंडामेंटल की दे रखी है, क्या कंफ्यूजन है बेटा? फर्स्ट ओवरटोन की नहीं दे रखी 110। हाँ होगा 330। 330 तो 3V/4L होगा ना। अरे फर्स्ट ओवरटोन तो 3V/4L
ले रहे हो फंडामेंटल और उसमें ले रहे हो ऑटो। तो दूसरे में क्या क्या हो सकता है? सर उसमें 330 डिवाइड बाय 330 प्लस माइनस 2.2 कर दे। आपको बीट दे रखी है किसके साथ? फर्स्ट ओवरटोन की बीट दे रखी है, यानी इसका क्या होना चाहिए 330। तो इसका क्या हो सकता है 330 2.2 या 327.8। समझ आ रहा है? और दोनों से आपको आंसर देना होगा, मल्टीपल करेक्ट निकाल लोगे ना आप तो। अब क्या बच, दोनों पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने कुछ कंडीशन आगे दी नहीं है, तो दोनों ही पॉसिबल है। अब बस इस फ्रीक्वेंसी को इक्वल किसके करना है? फर्स्ट ओवरटोन यानी कि 2v/। समझ आ रहा है? इसके इक्वल करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। आसानी था, हो गया। और बोलो, और कुछ साउंड वेव स्ट्रिंग वेव्स में टॉपिक में दिक्कत है? कोई हेडिंग? मॉड्यूल सॉल्व करके पता लगेगा क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया। थोड़ा ब्रश अप करने की जरूरत थी, कुछ ऐसा ऐसा। तुमको बस टाइम पास करने का, डेरिवेशन जेई में आएगा? नहीं आएगा? कैसे आएगा? क्या पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में? कैसे पूछेंगे कौन सा डेरिवेशन सही है? अरे उसके लिए प्रेशर वेव की इक्वेशन लिख दो बस, और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। पता है ना बल्क मॉडुलस क्या आ जाता है, डेल्टा V/V। नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बेटा। सबसे तुम पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, जो चीज मैंने लिखी है उसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा, इन दो चीजों के अलावा पूरे डेरिवेशन वगैरह किसी चीज से। तभी चैप्टर आसान लगता है जब आप उसे छोटा कर लो, ठीक है ना। वैसे तो बहुत बड़ा है, वो याद है शेप बनवाए जाते हैं, एक ट्रायंगल आ रहा है, एक स्क्वायर आ रहा है, ये सुपर इम्पोज होंगे, टी बराबर 1 सेकंड पे घर बन जाएगा। पूछा जाता है। अरे समझ आ रहा है ना, तो ये फुल टाइम पास है, इसमें टाइम लगता है काफी। नहीं, वो ट्रायंगल ही तो बना है, ट्रायंगल ऊपर चढ़ गया है पर। अरे कैसे रहेगा मतलब, ये रस्सी है कि मजाक है? मैं समझाता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखो, एक ट्रायंगल आ रहा था ऐसे और एक स्क्वायर आ रहा था ऐसे, जब ये सुपर इम्पोज होंगे क्या ऐसी सिचुएशन होगी? अरे ऐसी ही होगी। होता क्या है, ये यहाँ रह नहीं सकता, रस्सी तो एक ही है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ये है, आपको बस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना होता है। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना है, जबकि इसी की लाइन पे ये जो पॉइंट है इसका है इतना है। तो नेट कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे। समझ आ रहा है? ऐसे कर करके देखते हैं, ये इतनी हाइट पर है, ये इतनी हाइट पर है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? तो वो इफेक्टिवली यहाँ से जाने के बाद इस तरह का हो जाता है, और इसको आप ड्रॉ नहीं करते ना। समझ रहे हो? अगर आज पता नहीं मॉड्यूल में होगा क्वेश्चन तो मैं बता दूँ। कुछ नहीं करना होता, ड्रॉ करना होता है और दोनों का जोड़ के नेट बना देना होता है बस। देख लो उसके अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले लेवल 1 कर लो, फिर लेवल 2 कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। और अब थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत